ओके। तो वेलकम आप सभी का। और सेल बायोलॉजी के सेक्शन में देखिए हम लोग सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। और सेल साइकिल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन हो। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है, और साथ में इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी रह जाती हैं जो इधर उधर से जुड़ती हैं। तो लास्ट जो क्लास हमारी रही थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सेल साइकिल है उस सेल साइकिल को हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल्स ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद में वो मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद में जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसको फॉलो करते हुए वो डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने पे एक नई सेल बनती है। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि जो नई सेल बनती है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की होती है, और जो सेल इसको बनाती है दैट इज़ मदर सेल, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। तो मदर सेल साइज अटेन करने के बाद में डिवीजन के थ्रू डॉटर सेल्स को, डॉटर सेल भी बोल सकते हो आप इनको, बनाती है। ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स बनकर के आती हैं उसमें हमारे पास दो कैटेगरी हो जाती हैं। एक तो ऐसी सेल हैं जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, कि बनने वाली कोशिका भी सोमेटिक पार्ट प्ले करती है बॉडी के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए। और दूसरा एक और पार्ट जो लाइफ में होता है कि जब कोई सेल डिवाइड करके ऐसी सेल बनाए जो गैमेट के रूप में बिहेव करे, तो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो भी डिवीजन से ही होती है। यानी कि सेल साइकिल में एक सेल दूसरी सेल को बना करके देती है, और बनने वाली सेल का रोल क्या है उसके आधार पे वो सोमेटिक सेल भी हो सकती हैं और वो गैमेट्स भी हो सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ सेल्स ग्रो करने के बाद में डिवीज़न नहीं करती, यानी कि उनमें जो डिवीज़न है वो नॉर्मली हम नहीं देखते हैं, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स हैं। और जो मैच्योर सेल्स हो जाती हैं, जो कि डेडिकेट सेल्स हो जाती हैं, मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि जो सेल अपने आप को डेडिकेट कर देती हैं, डेडिकेट का मतलब वो मैच्योर हो जाती हैं। जैसे स्क्लेरन कायमा है, वो दृढ़ोत्तक के रूप में फिक्स हो गया है तो वो डिवाइड नहीं करता है। जैसे क्लोरेन कायमा है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए फिक्स हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो नॉर्मली वो सेल डिवाइड नहीं करते। हमारी स्किन की सेल हैं, ये डिवाइड नहीं करती हैं। लेकिन अगर चोट लग जाती है, वाउंड हो जाते हैं या कट लग जाता है या कोई ऐसा कोई स्टिमुलेशन होता है, तो वो दोबारा से डिवाइड कर भी सकती हैं। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस रहता है कि डिवाइड नहीं करती है। तो सेल ग्रो तो कर जाए लेकिन डिवाइड ना करे, ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब इनका जो सेल साइकिल है वो बंद हो जाता है, स्टॉप। इनका सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है, यानी कि अरेस्ट भी बोल सकते हो कि सेल साइकिल कहीं रुक गया, अरेस्ट हो गया। तो सेल साइकिल को अगर हम स्टेप वाइज देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि पूरा का पूरा जो सेल साइकिल का एपिसोड होता है उसको हम ग्रोथ फेज़ 1, इसके बाद में डीएनए सिंथेसिस वाला एस फेज़, इसके बाद में दोबारा से ग्रोथ फेज़ सेकंड G2, और उसके बाद में जो रियल डिवीज़न होता है उसको अपन एम फेज़ बोलते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल होता है कि कोई भी सेल स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी सेल जो कि डॉटर सेल के रूप में बन करके आती है, वो सबसे पहले अपने आकार को बड़ा करती है, G1 फेज़, ग्रोथ 1। उसके बाद में उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसके बाद में दोबारा से उसमें ग्रोथ होती है। तो ये वाला जो पार्ट है कि जिसमें ग्रोथ है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, ये सारा जो पार्ट है ये इंटरफेस कहलाता है। दिस इज़ इंटरफेस। और देखा जाए तो अब दूसरी जो सेल बनेगी एम फेज से, नई सेल बनेगी, यंग सेल, वो दोबारा से G1 फेज में जाती है, फिर उसमें भी क्रोमोसोम डबलिंग होती है, फिर वो भी G2 में जाती है, फिर वो भी एम में जाती है। तो दोबारा से देखिए हमारे पास यही चीज़ दोबारा से आएगी। ये नेक्स्ट जनरेशन की सेल के साथ हो रहा है। मीन्स एक बार एम फेज और अगली एम फेज। एम फेज रियल में डिवीज़न है। एम फेज को अगर हम कहें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। वन इज़
कैरियोकाइनेसिस, कि जिसमें केंद्रक में जो मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, उसका डिवीज़न होता है, उसका बंटवारा होता है। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, दिस इज़ साइटोकाइनेसिस। इन दोनों को मिलाकर के एम्फेज बनती है। दिस इज एम्फेज। तो एक एम्फेज यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया, तो फिर डॉटर सेल बन जाती है। एम्फेज का मतलब डॉटर सेल बन जाएगी। और फिर डॉटर सेल भी वही काम करती है, दोबारा से ग्रो करती है, रेप्लिकेशन करती है, दोबारा से ग्रो करती है, यानी कि उसका भी इंटरफेज आएगा। एक एंगल से आप ये भी कह सकते हो कि एक बार डिवीज़न हुआ, अगली बार डिवीज़न हुआ, उनके बीच में यानी कि पिछले एम्फेज और अगले एम्फेज के बीच में जो कुछ भी है वो इंटरफेस कहलाता है, और उसमें सेल केवल तैयारी करती है। इस दौरान डिवीज़न के बाद में बनी हुई सेल डिवीज़न करने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे ऑर्गेनेली की बातें हो, चाहे जेनेटिक मटेरियल की बातें हो, वो सारी तैयारी की जाती है इसमें। तो कोई भी सेल जो डिवीज़न के लिए जा रही है, जिसमें सेल साइकिल कंटिन्यूस चल रहा है, वो अपने इंटरफेस के अंदर डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन करती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एम्फेज में बंटवारा हो जाता है, जिसमें पहले न्यूक्लियर मटेरियल का बंटवारा होता है और बाद में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका बंटवारा होता है। देखिए, आप लोगों ने फंजाई पढ़ी थी, फंजाई में आपने एक अवस्था पढ़ी थी, उसको आपने बोला था डाइक्यूरेटिक अवस्था, द्विकेंद्रकी भवन। डाइक्यूरेटाइजेशन है ना। तो डाइक्यूरेटाइजेशन का मतलब यही था कि दो न्यूक्लियाई तो एक साथ आ जाते हैं, दो न्यूक्लियाई एक साथ आ जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस तो दो, जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो दो न्यूक्लियाई एक साथ बन चुके हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, नो साइटोकाइनेसिस। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाए, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ऐसे केस के अंदर बनने वाले दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक साथ एक ही सेल में रह जाएंगे, तो तब हम कहते हैं डाइक्यूरेटिक माइसीलियम, जिसको कि वहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम भी हमने बोला था। ऐसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए थे जब हम एल्गी पढ़ रहे थे, जब हम फंजाई पढ़ रहे थे, दोनों जगह पे आए थे। वहाँ पे एक नाम आया था सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है संकोशिक अवस्था, और संकोशिक अवस्था का मतलब होता है कि बहुत सारे केंद्र एक साथ एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं, यानी कि सेवरल न्यूक्लियाई इन ए कॉमन साइटोप्लाज्म। तो जब आप कॉमन साइटोप्लाज्म बोलते हो तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेप्टा का निर्माण नहीं हुआ, पट विहीन अवस्था होती है ये, पट विहीन अवस्था। यानी कि जब साइटोकाइनेसिस होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा बन जाता है, और सेप्टा अगर नहीं बन रहा है तो न्यूक्लियाई डिवाइड होते रहेंगे, कंटिन्यूस सेवरल न्यूक्लियाई बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बार बार डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हमें सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। तो सिनोसिटिक कंडीशन हमें एल्गी में भी देखने को मिलती है। जैसे कि कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा हो एल्गी से? वोचेरिया। हाँ बिल्कुल, वोचेरिया। क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में सिनोसिटिक कहाँ से बोलेंगे? उसमें तो एक ही न्यूक्लियस होता है, कप सेप्ट उसका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। सिनोबियम अलग चीज़ होती है, सिनोसिटिक अलग चीज़ होती है। हाँ, सॉरी सॉरी है सॉरी ना, सर। सिनोबियम अलग चीज़ होता है। सिनोबियम तो एक कॉलोनी होती है जिसमें संख्या जो है सेल्स की संख्या वो निर्धारित होती है ना, वो कॉलोनी के लिए वर्ड यूज होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे आपने फंजाई में देखे हैं, फंजाई के अंदर जो लोअर फंजाई हैं फाइकोमाइसीड्स के मेंबर, वो इसके एग्जांपल हैं।
क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी आई है जो एंजियोस्पर्म्स में हो और उसमें आपने सिनोसिटिक कंडीशन देखी हो? एनजीओ से बिलोंग करती हो, जिम्नो से बिलोंग करती हो, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? यस, आपके पास एक वर्ड आया था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। कोकोनट में। हाँ, कोकोनट में भी है, बाकी सभी में। एंडोस्पर्म का जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बनते हैं ना, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बनते हैं, उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन होती है, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसका एग्जाम्पल भी है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एज ए रूल ऐसा नहीं है कि भाई कैरियोकाइनेसिस हो गई तो साइटोकाइनेसिस होकर ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, नॉर्मली कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाने से डॉटर सेल बन जाती है, लेकिन हमारे पास पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल ने न्यूक्लियाई को डिवाइड कर दिया लेकिन वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करती। तो कुछ पेरिफेरल चीज़ें हैं वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ओके ना, ठीक है। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे ना तो मुझे बता देना ना, कंफ्यूज होने की हमारे पास ये कि भाई 1% भी ऐसा कुछ मैटर नहीं बचना चाहिए जिसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो ना। कन्फ्यूज़न वाला पार्ट अब हमारे पास वो टाइम भी नहीं है कन्फ्यूज़न वाला ना, तो विदाउट कन्फ्यूज़न डीप स्टडी की तरफ जाना अपन को। सर ये जो आपने नर्व सेल वाला बताया है, हाँ, तो इसमें ये ग्रोथ ही करती है, तो फिर ये डिवाइड तो नहीं होती होगी, फिर तो ये G0 फेज में जाएगी क्या? हाँ, वो चीज़ देखो, वो G0 फेज है ना, वो चलो इसमें इधर चला गए थे ना अपन, तो वो चीज़ रह गई थी, दैट इज G0 स्किल। मतलब ये पूरे टाइम के लिए फिर उसी में चलेगी, आगे फिर डिवाइड करेगी नहीं मतलब इसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वरना तो क्या होता है कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन में इतनी समस्याएं आती हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, नर्व सेल्स डिग्रेड हो जाती हैं, पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है तो उनका इलाज ही हो जाएगा, लेकिन नर्व सेल डिवाइड नहीं करती है, उनको मजबूर करके भी डिवाइड नहीं कराया जा सकता, तो वो G1 फेज से बाहर निकल जाती है, एग्जिट G0। तो परमानेंट कोई G0 में भी रह सकती है और वापस वो एंटर भी कर सकती है। जैसे आपने कहा कि अंगुली के ऊपर कट लग गया तो हमारी स्किन की सेल वापस G0 से G1 में आ जाएंगे, यानी कि एक चक्र है वो चल रहा है, और कोई इसमें से बाहर निकल गया तो वो रेस्ट कर रहा है, और वापस इसमें आ गया तो वापस चलने लग जाएगा, ऐसा सिस्टम है। और जो कंटिन्यूस चलती रहती है ना, जिनमें ये पार्ट लगातार चलता रहेगा, दैट आर मेरिस्टेमेटिक, दैट आर मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। क्योंकि G0 वाला अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको पूछा भी गया पिछले पेपर में, तो हमें पता भी रहना चाहिए। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सोमेटिक सेल्स के बनने के लिए। और सोमेटिक सेल्स के बनने के तरीके की तरफ अगर हम जाएंगे तो जैसे नॉर्मली हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिप्लॉयड लेते हैं, कि नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2n होते हैं, और उनसे बनने वाली जो डॉटर सेल हैं वो भी 2n होती है। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एल्गी ले लिया, ठीक है, आपने कोई ऐसा एल्गी लिया है जिसकी मैन फेज गैमेटोफिटिक है ना, तो आपने कोई एल्गी ले लिया सपोज, और उस एल्गी की मैन फेज है वो हैप्लॉइड है, और उसमें भी ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें भी नई सेल बनती है, तो उससे एन डॉटर सेल ही बनेगी। तो पहला कन्फ्यूजन तो ये हमें नहीं होना चाहिए कभी भी कि 2n से ही 2n बने उसी का नाम माइटोसिस है, ऐसा नहीं है। अगर n से वापस n ही अवस्था आ रही है तो दिस इज माइटोसिस, दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस जैसे हम कहते हैं ना समसूत्री, सूत्र का मतलब क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र की बात हो रही है, क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। तो क्रोमोसोम्स का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में जितना था
उतना ही अगर डॉटर सेल में रह जाए, जैसे 2n था 2n ही रह गया, n था n ही रह गया, तो वो माइटोसिस है, वो समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो सर एक क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट है। बोलो बोलो बोलो। जैसे 2n से 2n तो अपने माइटोसिस में 2n से 2n और n से n कर देते हैं, ठीक है। तो फिर मियोसिस में जो 2n से n ही होता है, हाँ तो उसमें वो एक प्रोसेस जो अपने एम्ब्रियोलॉजी और उनमें पढ़ते हैं, तो उनमें एक तो जैसे मियोसिस दिखाता है फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड, वो सिस्टम क्या है? फिर मियोसिस सेकंड को फिर माइटोसिस नाम दिया जाता है, या मियोसिस सेकंड भी कोई मतलब? देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अभी तो हमने सिंपल कह दिया कि 2n से 2n बन गया ना, लेकिन 2n से 2n बन गया, और थोड़ा सा अगर गौर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक सेल थी और यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि हमने 10 रुपये को 2 बच्चों को 10-10 रुपये दे दिए, ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई। आपको पहले 10 से 20 करने पड़ेंगे, यानी कि डबल करना पड़ेगा पहले इसका। तो जो हमने एस फेज़ लिया है ना, वो इसी में यही काम होता है कि एस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाता है, यानी कि जो मैटर हमारे पास 2n था वो 4n हो गया। अब 4n को हम बांट रहे हैं, 4n को हमने 2 सेल में बांट दिया, 2n एंड 2n, बस इतना सा किया हमने, तो वो माइटोसिस है। अगर हम इस 4n के साथ कुछ ऐसा करें कि 4n को पहले अपन 2n में बांटें, और फिर अगेन इस 2n को हम हाफ कर दें, तो ये जो डिवीज़न हो जाएगा, इसमें एक सेल थी या एक न्यूक्लियस था और 4 बन जाएंगे, इससे 4 न्यूक्लियाई वॉल फॉर्मेशन हो गई, तो 4 सेल बन गई। तो ये कंडीशन देखिए चेंज हो गया। ये हमने 2n लिया था, 2n से एस फेज तो सभी में आती है, ये तो यहाँ भी आती है, हर जगह आती है। तो हमने 2n से जो लास्ट प्रोडक्ट बनाया है वो n है। तो हमने 2 प्रकार के काम किए एक्चुअल में। पहला काम तो ये था, ये तो सब में कॉमन है, इतना तो कॉमन होता है, 4n तो बनता ही है। हमने पहले 4n के 2 टुकड़े किए, दिस इज मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद में इनको हमने बांट दिया, दिस इज मियोसिस सेकंड। ठीक है, और फिर जब आप उनकी तरफ जाते हो, या तो आप फंजाई की तरफ जाते हो या एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हो, तो आप जैसे कि आपने यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बनाने की बात करते हो आप, जैसे कि आपने एम्ब्रियो सैक लिया सपोज, तो एम्ब्रियो सैक के मामले में फिर आपने 4 न्यूक्लियाई तो बनाए लिए थे, और फिर फर्दर इनसे 2-2 हैं। तो ये मैटर यहाँ तक का तो एक प्रकार से देखा जाए तो मियोसिस ही था, लेकिन अगला जो स्टेप आता है वो एक्चुअल में माइटोसिस होता है, कि आप n से n बना रहे हो तो वो माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है वो। तो एक न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई था, यहाँ ये दोनों एक साथ ही होते हैं। हालांकि समझने के लिए हमने इसके टुकड़े किए हैं, बाकी ये सारा एक ही साथ होता है, एक ही डिवीज़न होता है। उसको मियोसिस फर्स्ट सेकंड ऐसे कैटेगराइज जरूर कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट डिवीज़न एक ही है, मियोसिस। तो मियोसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हैप्लॉइड हो जाता है, और इसलिए उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, आपने 2n सेल ली हो और वो हैप्लॉइड सेल बना रही हो, इसका मतलब ये गैमेट बनाने वाली मदर सेल थी, गैमेट मदर सेल, और गैमेट मदर सेल ने जो स्ट्रक्चर बना के दिए वो हो जाएगा गैमेट। तो एम्ब्रियो सैक की हर एक न्यूक्लियस गैमेट के बराबर ही होता है, एग न्यूक्लियस भी गैमेट ही होता है, एंटीपोडल से भी एम्ब्रियो बन जाते हैं, सिनर्जिड से भी बन जाते हैं। तो रिडक्शन डिवीज़न, रिडक्शन हो गया ना, कि 4 था उसका रिडक्शन हो गया 2n के अंदर, फिर n के अंदर। तो वो गैमेट बनाने का प्रोसेस है, और ये माइटोसिस ग्रोथ का मेन पार्ट है इसका, ग्रोथ के लिए, कि जैसा था वैसा ही बनता रहता है ना, कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अगर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का है तो संख्या बढ़ जाएगी। फिर ध्यान देना आपको कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से
बॉडी में ग्रोथ भी आती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होगा तो हमारे अंदर ग्रोथ आएगी। अगर किसी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हुआ, जैसे कोई यूनिसेलुलर है, अगर उसमें ऐसा हुआ तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा उससे। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बढ़ना उसके लिए भी माइटोसिस जिम्मेदार है, और यूनिसेलुलर्स की पॉपुलेशन बढ़ना उसके लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है। ओके। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे मेनली माइटोसिस को लेकर के, अपन चलते हैं ना, माइटोसिस पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट में तो हमें यही देखना है कि एन से दोबारा दो एन सेल बन जाए, वो भी माइटोसिस है, और एक 2n सेल से दो 2n सेल बन जाए, ये भी माइटोसिस है। और नॉर्मली हम बुक्स वगैरह में जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो मैटर ये है, ये हमारी नॉर्मल मैकेनिज्म है कि कोई एक सेल थी, उसने ऐसे दो डॉटर सेल बना दी, तो ये माइटोसिस है। ये हमारी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको डिटेल में समझने के लिए कि हमारा जो माइटोसिस है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है, उसको अगर हम डिटेल से समझें तो माइटोसिस से एम फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस एम फेज में हमने अभी देखा था कि कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड वन इज साइटोकाइनेसिस। आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि कैरियोकाइनेसिस पहली स्टेप होती है, और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में ही साइटोकाइनेसिस होती है। कभी भी साइटोकाइनेसिस हो के बाद में कैरियोकाइनेसिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस नॉर्मली हो जाती है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस लंबे समय तक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसको अपन डिलेड कैरियोगेमी बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन हो गया, डबलिंग हो गई, और काफ़ी टाइम तक डिलेड साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो डिप्लॉइड फेज है वो मेंटेन भी रह सकती है। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये दो पार्ट हमें इसमें इंक्लूड करने हैं। देखिए, साइटोकाइनेसिस एक नॉर्मल स्टेप होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। साइटोप्लाज्म के रूप में जितने भी ऑर्गेनली हैं, जितना भी कंटेंट है, उसका बंटवारा होता है। तो ये एक देखा जाए तो नॉन न्यूक्लियर पार्ट है, जिसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, जो कोशिका द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म, उन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का बंटवारा होता है। कंटेंट्स का बंटवारा होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मान लीजिए कि कोई मदर सेल थी, उसमें 8 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो कॉन्सेप्ट ये कहती है कि 4-4 माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डॉटर सेल में जानी चाहिए। राइट, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक में 2 भी जा सकती हैं, एक में 6 भी जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हम कॉन्सेप्ट में ये समझते हैं कि हाफ बंटवारा हो जाता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी हाफ हो जाती है, गोल्जी भी हाफ हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनली हैं वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नॉन न्यूक्लियर है, यानी कि जीन्स वाला पार्ट इससे कनेक्ट नहीं है, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट इसमें कनेक्ट है। इसमें जीन्स के नाम पे केवल एक ही चीज़ इंक्लूड होती है, वो है साइटोप्लाज्मिक जीन्स। साइटोप्लाज्मिक जीन्स। तो साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है वो इस पे डिपेंड करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो किसी करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो डॉटर सेल्स के अंदर किस प्रकार से जा रहे हैं, किस प्रकार से नहीं जा रहे, वो नॉन मेंडेलियन होता है। ये साइटोप्लाज्म का बंटवारा, साइटोप्लाज्म से कौन कहाँ कैसे जा रहा है, ये मेंडेलिज्म को कभी फॉलो नहीं करता है। ये रैंडम होता है, मेंडेलिज्म को फॉलो नहीं करता है, नॉन मेंडेलियन होता है ये सारा का सारा। ऐसे अगर आप बैक्टीरियल सेल पे चले जाओगे तो बैक्टीरिया के पास एक और इशू आ जाता है कि बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड पाए जाते हैं।
जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा मटेरियल और है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो भी जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, दैट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स का बैक्टीरिया की सेल में एक निश्चित नंबर होता है और डॉटर सेल्स में प्लाज्मिड का भी बंटवारा होता है। तो देखा जाए तो हाफ प्लाज्मिड एक डॉटर सेल में और दूसरे हाफ प्लाज्मिड दूसरी डॉटर सेल में ऐसे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्लाज्मिड एक सेल में चले जाएं और एक सेल में एक भी प्लाज्मिड ना जाए। ऑल प्लाज्मिड इन वन सेल, इन वन डॉटर सेल, और दूसरी के अंदर 0 प्लाज्मिड इन डॉटर सेल। तो ये जो कंडीशन होती है कि प्लाज्मिड का बंटवारा इम्प्रॉपर हो गया, हाफ हाफ नहीं हुआ, एक में सारे चले गए एक में गया ही नहीं है, इसको बोलते हैं करिंग, CURING, करिंग। तो करिंग का मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो कंटेंट है वो एक सेल में सारे चले गए एक सेल में बिल्कुल नहीं गया। तो करिंग के थ्रू, ऐसा नहीं कि भाई एक बैक्टीरियल सेल जिसमें कोई प्लाज्मिड हो और वो अगर डिवाइड करे तो उसकी दोनों डॉटर्स में प्लाज्मिड जाए, ये कभी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो साइटोकाइनेसिस कहता ज़रूर है, या कॉन्सेप्ट में हम ऐसा ही मानेंगे कि हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनली के लिए भी लागू नहीं है और प्लाज्मिड्स के लिए भी लागू नहीं है। और कौन सी सेल में कौन से साइटोप्लाज्मिक जीन कितने चले जाएंगे, उनसे करैक्टर को कैसे जोड़ेंगे, इनके साथ में आप मेंडलिज्म को भी कभी नहीं जोड़ सकते। ये नॉन मेंडलियन होता है, यानी कि ये सब रैंडम है, दिस इज़ रैंडम। तो इसमें जो मेन पार्ट रह जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के साथ में कनेक्टेड है, वो है कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में मास्टर मॉलिक्यूल है। सेल का सारा जो डिपेंडेंसी है कंट्रोल करने का हो या उसको मेंटेन करने का हो, सारा जीन्स का जितना भी लेना देना है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका बंटवारा है ये, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ये एम फेज़ की बातें हो रही है, एम फेज़ से पहले G2 फेज़ थी, G2 से पहले S फेज़ थी, तो क्रोमोसोम्स वगैरह डबल हो चुके होते हैं और यहाँ केवल उनका बंटवारा करना होता है। कि जैसे अगर हम हमारी अंगुली की कोशिका की बात करें, अगर हमारी फिंगर सेल को लें तो फिंगर सेल हमारी 2n है और इस 2n सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर से हम ये जानते हैं कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, यही एक्चुअल में कंडेंस होकर के एक क्रोमोसोम बनाता है। तो हमारी अंगुली की कोशिका का जो केंद्रक है उसमें ऐसे 46 धागे हैं, 46, और वो कंडेंस होकर के ऐसे 46 स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर है। तो ये क्रोमोसोम है। लेकिन जब एस फेज आती है तो ये डबल हो जाते हैं, यानी कि डबलिंग हो जाती है जितना भी मटेरियल है, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाने से ये सारा मटेरियल डबल हो जाता है। तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एस फेज से पहले जो डीएनए था उसकी जो मात्रा, सपोज आपने कहा कि ये 25 पिकोग्राम है, तो एस फेज के बाद में हमारी जो सिंगल सेल है उसी के अंदर, क्योंकि एस फेज के बाद में डिवीजन तो बहुत आगे जाके एम फेज में होता है, तो अभी इसके अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो 50 पिकोग्राम हो गई है, क्योंकि डबल हो गया। पहले एक ही स्ट्रैंड था, अब इसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो बन गई ना, ये नई बनी है।
और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी सेंट्रोमियर के द्वारा होल्ड की हुई होती है। तो ये जो इशू था कि 46 धागे होते हैं, वो धागे कंडेंस हो जाते हैं, दिस इज़ डीएनए कंडेंसेशन, कि कंडेंस होकर के वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं, और क्रोमोसोम जब एस फेज के अंदर डबल हो जाते हैं तो उनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें दिखाई देती हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना होता है एक्चुअल में, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके, जैसे क्रोमेटिड्स का नंबर देखें तो 46 तो क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। तो अब ये जो मामला हो गया है, दिस इज़ 92 क्रोमेटिड्स हैं। अभी 92 क्रोमेटिड्स को बांटना है 46 में, और पहले क्रोमेटिड बांटे जाएंगे, और उसके बाद में क्या होता है कि ये वापस से खुल जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे कंडेंस होते हैं। जब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है तो मटेरियल कंडेंस होता है, और जैसे ही बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा एम फेज़ के अंदर होता है, और एम फेज़ के अंदर जो एनाफेज़ है, एनाफेज़ के अंदर ये क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में दोनों किनारे पे आधे आधे हो जाते हैं, उसके बाद में वापस से ये खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, खुलने को बोलते हैं डी कंडेंस। तो मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो सेम वो धागे ही होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, लेकिन बांटने में आराम हो जाए इसके लिए पहले वो पैक हो जाते हैं, और पैक होंगे तो उनको बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पैक तो होते ही हैं, साथ में एस फेज में वो डबल भी हो जाते हैं, इसलिए हमें सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई देती है। सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे चिपकी रहती हैं, लेकिन हमारा काम है इनको सेपरेट करके आधा आधा कर देना, जो कि हम मेटाफेज के बाद में यही काम करते हैं। आफ्टर मेटाफेज यही होता है, आफ्टर मेटाफेज, यानी कि एनाफेज टेलोफेज के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस इसी का नाम है, कि हमारा इशू यहाँ आ गया था कि 92 क्रोमेटिड्स बने हुए हैं एस फेज के बाद में। अब अगर एक ही सेल में 92 रहे तो इसका मतलब तो 46 तो हो गए, ये तो जो डिप्लॉइड था उससे देखा जाए तो ये टेट्राप्लॉइड जैसा हो गया। तो अब इसके कंटेंट को आधा आधा करना है, वो मटेरियल सारा का सारा हाफ जिस फेज में किया जाता है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में भी फिर स्टेप्स आएंगे, कैरियोकाइनेसिस के अंदर स्टेप्स हैं कि इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एम फेज है, एम फेज का पहला जो सब फेज है दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज के लिए जैसे प्रो का मतलब मैन से पहले वाला होता है, उसको प्रो बोलते हैं, तो इसे हिंदी में इसको पूर्वावस्था बोलते हैं वैसे। तो अगर प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ऐसे उसको बांट सकते हैं। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी फेज में क्या है, क्या मेन इवेंट्स हैं, तो हम उनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात करें कि प्रोफेज की जस्ट स्टार्टिंग में क्या होता है उसकी बात करें, तो क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए प्लस प्रोटीन।
डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब है मेनली हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन, उसके बाद में सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, देन कंडेंसेशन। तो जो धागे जैसी संरचनाएं थी वो थोड़ा पैक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि मेटाफेज में जाकर के वो सबसे अच्छे पैक हो जाएं। तो क्रोमोसोम मेटाफेज में जाकर के सबसे करेक्ट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो उसकी स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो जाता है कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कंडेंसेशन बहुत हल्का सा कंडेंसेशन है, यानी कि स्टार्ट ही हुआ कंडेंसेशन, तो हल्के हल्के कंडेंस हो जाते हैं। तो मटेरियल जो है कि क्रोमेटिन के रूप में जो धागे हैं वो थोड़े थोड़े से पैक हो गए हैं। तो जैसे हमारी वूलन बॉल होती है, जैसे रुई की हम एक गेंद बनाए ना, तो जैसे रुई में धागे होते हैं, रेशे होते हैं कपास के, वूल के वूलन रेशे होते हैं ना, फाइबर्स, उनको हम थोड़ा सा इकट्ठा कर दें तो एक रुई की सी गेंद बन जाती है ना, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, वूलन बॉल लाइक स्टेज। और इसके लिए एक अलग से वर्ड है, दिस इज स्प्रिम, SPIREME। वन सेकेंड, REM, स्प्रिम स्टेज। तो कंडेंसेशन की सबसे इनिशियल अवस्था होती है कि क्रोमोसोम्स का जो संघनन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन, कंडेंस का मतलब संघनन, पैकिंग है एक प्रकार की, कि वो घने होते जा रहे हैं, इकाई आयतन के अंदर ज़्यादा वेट उनके पास आने लग जाएगा, क्योंकि वो पैक हो जाएंगे ना, पैकिंग है एक प्रकार का, पैकेजिंग, राइट। तो अभी बहुत हल्के से पैक हुए हैं, उसको अपन प्राइम स्टेज बोल सकते हैं। इसके बाद में और अगर हम कंटेंट देखें इसका, मेन पार्ट्स की तरफ जाएं, तो अगला जो पार्ट हम इसमें ले सकते हैं वो है कि जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम स्टार्ट कर देते हैं पॉल्स की तरफ जाना ना, स्टार्ट टू मूव ऑन पॉल्स। देखिए ध्यान देना आपको कि जो एस फेज आती है, पहले तो सेंट्रोसोम को समझो कि सेंट्रोसोम का मतलब क्या होता है। हालांकि हमने पहले उसको पढ़ लिया है, 1 सेंट्रोसोम इज इक्वल टू 2 सेंट्रियोल्स। तो 2 सेंट्रियोल्स जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर लगे रहते हैं ना, जैसे एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल, ये एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर लगे रहते हैं, और फिर कुछ प्रोटीन्स हैं वो इसको चारों तरफ से कवर करके रखती है। तो ये 2 सेंट्रियोल हैं, दिस इज सेंट्रियोल एंड दिस इज सेंट्रियोल। ये पहला सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, इनके बीच में लगभग 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये सारे स्ट्रक्चर मिला करके ये कहलाती है सेंट्रोसोम। तो जब सेल हमारी G1 फेज में थी तो उसमें एक सेंट्रोसोम होता है, जब वो S फेज में आ जाती है तो उसमें 2 सेंट्रोसोम हो जाते हैं। यानी कि एस फेज में एक काम तो बहुत बड़ा ये आपने देखा था कि क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हो आप उसको, कि डीएनए की पूरी कॉपी बन जाती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स का डबल हो जाना, ये एस फेज का मटेरियल है, एस फेज में होता है काम। वैसे ही सेंट्रोसोम का डबलिंग वो भी यही होता है, सेंट्रोसोम डबलिंग। और क्योंकि एस फेज के बाद में G2 आती है, G2 में भी 2 सेंट्रोसोम होंगे, और उसके बाद में एम फेज आती है, और एम फेज में लास्ट जब हम पहुंचेंगे टीलोफेज, तो वहाँ पे दोनों
सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं, और उसके बाद में जब सेप्टा बनेगा कैरियोकाइनेसिस, तो जाकर के वापस से डॉटर सेल में एक एक सेंट्रोसोम होता है। तो एम फेज के अंदर भी आप देखें तो कैरियोकाइनेसिस के दौरान तो 2 सेंट्रोसोम ही होंगे, क्योंकि अभी पट नहीं बना ना। और अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो उसके बाद में डॉटर सेल बन जाएगी, तब हमें वापस से एक सेंट्रोसोम मिलेगा। तो डबलिंग से सेंट्रोसोम बन गए थे ना, 2 सेंट्रोसोम बन गए थे, और दोनों सेंट्रोसोम्स हैं वो अब अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट टू मूव ऑन अपोजिट पोल्स। तो एक तो क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू हो गए, और एक जो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे तो दोनों किनारों से स्पिंडल फाइबर बनना चालू होंगे। तो स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो संरचना काम आती है, जिसको अपन सेंट्रोसोम बोलते हैं, वो सेंट्रोसोम पहले ही डबल हो चुके हैं, वो अपने अपने पोजीशन के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट टू मूव ऑन पोल्स। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। और जब ये स्टार्ट कर देते हैं पोल्स की तरफ जाना, तभी इनके अंदर एक मोमेंट और स्टार्ट हो जाता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे बने हुए जो एस्टर फाइबर्स होते हैं, एस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, रेडिएट होने लगते हैं। एस्टर रेडिएट होने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो एस्टर फाइबर्स बनते हैं ना, ये एस्ट्रल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गति भी स्टार्ट हो गई है, साथ में जो एस्टर रेडिएशंस हैं ये निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये काम सेंट्रोसोम के रिगार्डिंग है। तो ये 2 मेन काम होते हैं हमारे अर्ली प्रोफेज के अंदर। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो मिडल प्रोफेज हो जाएगी, इसके जस्ट बाद में, कि पहला इवेंट ये रह गया, उसके बाद में मिडल प्रोफेज। अगर मिडल प्रोफेज की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा जो करैक्टर हमें ध्यान में रखना वो ये है कि न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट टू डिसअपियर, स्टार्ट टू डिसअपियर। आप में से कोई बता सकता है कि ये डिसअपियर होके कहाँ जाता है और दोबारा वापस कहाँ से आता है? कुछ आइडिया या कोई चीज़ जो आपको पहले से क्लासेज में हुई और आपको ध्यान हो, ऐसा कुछ? सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है वो, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका की बात हो रही है। केंद्रिका कोई ऑर्गेनली नहीं है, ये केवल एक पिंड जैसी संरचना होती है, बॉडी होती है। देखो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन क्रोमोसोम्स में कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और जिनमें ये पाया जाता है उनको हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम्स। तो क्योंकि अब हमारे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं और वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं, वो बिखरे हुए नहीं हैं, तो अलग अलग क्रोमोसोम के जो NOR थे वो न्यूक्लियोलस को बनाते हैं। यानी कि कई सारे क्रोमोसोम्स हैं, उनके NOR इनके मिलने से बनता है न्यूक्लियोलस। तो वो क्रोमोसोम अब कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, इसलिए न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट टू डिसअपियर। इसके बाद में अगली फेज हम ले सकते हैं, हाँ इसी में हम एक पॉइंट और इंक्लूड करते हैं कि एस्टर रेस बननी स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रल रेस बन जाती है ना, बनने लग जाते हैं फॉर्म्स। स्टार्ट तो वो अर्ली में ही हो गई थी, अब ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं एस्ट्रल रेस।
तो एस्ट्रल रेस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्या होगा कि जो जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम्स की वजह से दोनों जो पोल्स हैं उनके ऊपर सेंट्रोसोम पहुंचते भी हैं, वहाँ से एस्ट्रोफाइबर्स भी बनते हैं। तो ये पैटर्न कहलाता है एम्फी एस्ट्रल। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो डिवीज़न है वो एम्फी एस्ट्रल टाइप का होता है, और इसको सिंपली एस्ट्रल भी बोल सकते हो कि दिस इज एस्ट्रल माइटोसिस। जबकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उन प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। और सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं तो उनके अंदर एस्ट्रल फाइबर्स जो कि सेंट्रोसोम से निकलते हैं वो सब नहीं है, तो हम इनके डिवीज़न को एनेस्ट्रल बोलते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस। तो एनिमल सेल की माइटोसिस और प्लांट सेल की माइटोसिस में अंतर है कि प्लांट सेल में हम इसे बोलेंगे एनेस्ट्रल, जबकि एनिमल सेल में हम इसको बोलेंगे एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल। तो वो इसलिए है कि सेंट्रोसोम है या नहीं है उसके आधार पे कि एस्ट्रल रेज बनना स्टार्ट हो गई थी और वो बन जाती है, उसके आधार पे एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट जो स्टेज आती है वो है लेट प्रोफेज, यानी कि इसकी आखिरी अवस्था। प्रोफेज का आखिरी चरण है लेट प्रोफेज, और इसके बाद में अगली जो स्टेप है यानी कि मेटाफेज वो आ जाती है। तो लेट प्रोफेज के कुछ करैक्टर्स हमें देखें तो उसमें वन कि हमारा जो न्यूक्लियोलस है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। न्यूक्लियोलस कंप्लीट डिसअपियर, न्यूक्लियोलस पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद में हम इसमें ले सकते हैं कि हमारे जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे सेंट्रोसोम के, वो मूवमेंट पूरे हो जाते हैं। सेंट्रोसोम पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स जब पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो इससे पहले उनसे रेडिएंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का निकलना है वो सब चालू हो चुका था। तो अब कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कि एक सेंट्रोसोम हमारे पास यहाँ है, और एक सेंट्रोसोम दूसरे पोल पे है। और इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलनी स्टार्ट हो रखी हैं। तो एक तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो अटैच होती हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम वाले भाग में प्रेजेंट काइनेटोकोर से, अटैच विथ काइनेटोकोर। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर वाला भाग होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है,
डिस्क लाइक संरचना जिसके साथ में ये फाइबर जाकर के अटैच होता है। तो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाकर के अटैच होते हैं उनको अपन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। दीज आर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और सिंपली इनको हम के फाइबर्स भी बोलते हैं। ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं लेकिन ये काइनेटोकोर से जुड़ते हैं तो इसको हम के फाइबर्स के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद में दूसरे जो एस्ट्रल रेज निकलते हैं इनसे इनको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। एस्ट्रल रेज ये क्रोमोसोम से जाकर के अटैच नहीं होते हैं और ऐसे जो इस साइड में इनका ओरिएंटेशन हो रखा है, दूसरे कलर से लेते हैं इनको, जो कि वेरियस लेंथ तक हो सकते हैं लेकिन क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, जो येलो कलर से हम दिखा रहे हैं। दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो बाहर की साइड में यहाँ थे दे आर एस्ट्रल रेज। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम्स पोल से सेंटर की तरफ निकलते हैं लेकिन ये क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते हैं। जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं वो के फाइबर्स ओनली और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाकर के अटैच होते हैं। इसके अलावा हर एक जो सेंट्रोसोम है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ में अटैच रहती है। और जितने भी ये लाइंस हमने दिखाई हैं वो सारी की सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो माइनस एंड्स होते हैं, इन सारी लाइनों के जो माइनस किनारे हैं, माइनस वाले किनारों को डीपोलराइजिंग एंड बोलते हैं, वो इसमें धंसे रहते हैं। तो चाहे हम एस्ट्रल फाइबर बोलें, चाहे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोलें, चाहे के फाइबर बोलें, कुछ भी बोलें, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सारे के सारे। और हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके दो किनारे होते हैं, एक प्लस एंड एक माइनस एंड। प्लस एंड वो होता है जिससे वो लगातार ग्रो करता है, तो ये इनके प्लस एंड है जहाँ से ये रेगुलर ग्रो करते हैं। और ये ग्रो भी करते हैं और ये श्रिंक भी होते हैं, तो ये टूटे नहीं, डीपोलराइज ना हो, केवल पॉलीमराइज ही हो, डीपोलीमराइजेशन का ना हो। तो इनके माइनस किनारे सारे के सारे इस स्काई ब्लू वाले मटेरियल के अंदर धंसे रहते हैं। और इस सारे कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन सब के माइनस एंड सेंट्रोसोम का जो प्रोटीनस क्लाउड वाला सिस्टम होता है उसके अंदर धंसे रहते हैं, जिसको अपन MTOC बोलते हैं। और फिर बात आती है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रहा, जिसमें हमने एक सेंट्रोसोम को ले लिया और उसके साथ में जुड़े हुए सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को ले लिया, इन सबको हम बोलते हैं एस्टर। तो दिस इज ए एस्टर। ये एक एस्टर है। और ऐसा ही एक दूसरा एस्टर इधर होगा।
तो एस्टर का मतलब एस्टर जैसे एस्ट्रेसी फैमिली है ना, तो एस्ट्रेसी फैमिली में कैपिटुलम आता है। कैपिटुलम से जो फ्लोराइड्स हैं वो पेरिफेरी पे चारों तरफ निकलते हैं ना, जैसे एक पॉइंट से 360 डिग्री के ऊपर निकला हुआ कि हर डायरेक्शन में निकला हुआ दिखाई देता है, तो वैसे कि सेंटर में एक पॉइंट हो गया MTOC, और उससे फिर ये फाइबर्स निकल रहे हैं, और ये पूरा जो 360 डिग्री का पूरा जो सर्किल बन रहा है ये अपने आप में एक एस्टर है। तो ऐसे 2 एस्टर बन जाते हैं पॉल्स के ऊपर। तो ये जो पार्ट है ये रह जाएगा हमारे पास माइटोसिस का जो पहला स्टेप है, यानी कि प्रोफेज के लिए हम इतना पार्ट इसमें इंक्लूड करेंगे। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि 2 सेंट्रियोल इज इक्वल टू, कर लीजिए कि आप कंफ्यूज ना हो, तो 1 सेंट्रोसोम, या तो 2 सेंट्रियोल बोल दो या 1 सेंट्रोसोम बोल दो, और इसमें आप ऐड कर दीजिए प्लस एस्ट्रल रेज, जो उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस सब को मिलाकर के हम बोलेंगे एस्टर। तो एक किनारे के ऊपर 2 सेंट्रोसोम है, 2 सेंट्रियोल या 1 सेंट्रोसोम, और उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको मिला करके हम 1 एस्टर बोलेंगे। और फिर अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दोनों एस्टर्स, 2 एस्टर्स प्लस जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो सारा का सारा मिला करके कहलाएगा माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस यानी कि सेल के दोनों पोल्स के ऊपर दोनों एस्टर और उनसे निकली हुई ये सारी स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनको मिलाकर के हम बोलेंगे माइटोटिक अपरेटस। कि इसके बिना माइटोटिक जो मूवमेंट है क्रोमोसोम्स का एनिमल सेल्स के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो दोनों एस्टर और उनसे निकले हुए जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सारा मिलाकर के सेल के लिए जो पूरा का पूरा माइटोटिक अपरेटस काम कर रहा है उसको बनाते हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मेटाफेज रहना है, फिर एनाफेज रहना है, टेलोफेज रहना है, साइटोकाइनेसिस रहना है, और फिर इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके मॉडिफिकेशन के रूप में ले सकते हैं, वो सब हम लेंगे। और फिर ओवरऑल लाइफ के लिए इसके इम्पोर्टेंसेस वगैरह क्या हैं, तो कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जो हम इसके साथ में ऐड करेंगे, तब जाके हमारा एक ही माइटोटिक डिवीज़न वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो सेकंड वाला डिवीज़न है मियोटिक, उस पे जाएंगे। ठीक है।